नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर मिर्जापुर से है। गैस टैंकर की चपेट में आ जाने से बाइक सवार 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। जिगना थाना क्षेत्र के राजमन बधौरा गांव के सामने मिर्जापुर और प्रयागराज मार्ग पर हुई ये घटना पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। खबर सीतापुर से है, जहां विकासखंड सकरन में 48.54 लाख रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। डीएम के आदेश के बाद ग्राम प्रधान, सचिव व सहायक विकास अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश है। वर्ष 2024 में ग्रामीण रामचंद्र यादव ने शिकायत कर प्रधान पर लगाया था गमन का आरोप। 22 जून 2024 को हुई थी जांच। डीएम ने दिए वित्तीय अधिकार सीज कर रिकवरी के आदेश। तत्कालीन सचिव अर्पित गुप्ता, एडीओ और साथ ही आईएसबी जितेंद्र रस्तोगी व प्रधान संतोषी देवी यादव पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। जनपद के विकासखंड की ग्राम पंचायत सकरन का मामला। खबर सीतापुर से है, जहां नाबालिग छात्रा के अपहरण की कोशिश, ग्रामीणों की सतर्कता से बची जान। सीतापुर जनपद में नाबालिग छात्रा के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ युवक छात्रा को जबरन वैन में बिठाकर फरार हो गए। रास्ते में ग्रामीणों को शक हुआ तो उन्होंने वैन को घेर लिया। खुद को फंसता देख आरोपी छात्रा ने वैन को छोड़कर मौके से वह फरार हो गया। पीड़ित का दावा है कि वह 2 युवकों को पहचानती है। आरोप है कि अपहरणकर्ता ने वैन में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की है और छात्रा की मां ने थाने में 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। मामला इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। आज दिनांक 21/1/2025 को थाना इमलिया सुल्तानपुर पर एक लड़की की परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हुई कि उसकी बेटी को सुबह स्कूल जाते समय 2 पूर्व से परिचित लड़कों द्वारा अपनी वैन में जबरदस्ती अपहरण करने का प्रयास किया गया। मौके पर शोर मचाने पर लड़की के आसपास के लोगों को डर के मारे दोनों युवक वैन और लड़की छोड़कर मौके से भाग गए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना इमलिया सुल्तानपुर पर गंभीर धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर लिया गया है। लड़की के शरीर पर चेक करवाया गया महिला कांस्टेबल द्वारा, तो कोई चोट के निशान नहीं पाए जा रहे हैं। खबर चंदौली से है। प्रयागराज में माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच हुए विवाद पर बोले डॉक्टर इंद्रेश कुमार। माघ मेला पूरे देश में आयोजित होता है। किसी ने थोड़ी बहुत शरारत करने की कोशिश की तो उसको कोई फल नहीं मिला। सब अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जहां देवताओं का वास रहता है, मानवता का वास रहता है, वहां शैतान और राक्षस ताकत ज्यादा देर तक नहीं चलती है। कुछ लोग कहते हैं वह सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े होते हैं या उनके स्वभाव में आ गया है। इसीलिए मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि कोई भी कहीं भी हो, सबको शांति और सद्भाव से रहना चाहिए। और साथ ही 1947 में भारत का विभाजन हुआ। समय समय पर देश के कुछ और टुकड़े हुए हैं, इसीलिए कोई भी दुनिया में यह नहीं कहता है 1947 में भारत को आजादी मिली। वह कहते हैं भारत खंडित हुआ। यह भारत खंडित आजादी है। और साथ ही आपको बता दें, सुभाष घोष ने 1943 में अखंड भारत की आजादी की घोषणा अंडमान निकोबार में की थी। वहीं बन रहे इसकी कोशिश भी है और हजार किलोमीटर भारत के चारों तरफ जाएंगे। आज के 10, 12, 15 देश ऐसे दिखाई देंगे जो 1857 में पहले भारत के थे और भारत में थे, आज नहीं है। इसलिए बात चर्चा में चलती रहती है। ग्रामीण परिवेश के अंदर, सुंदर से परिवेश के अंदर यहाँ उपस्थित मेरे से पहले बोलने वालों ने बार प्रमुख लोगों के नाम लिए। मैंने इसलिए नहीं लिया कि वो सब ले चुके। मैं उसको दोहराऊंगा तो लगेगा और कुछ नहीं आता, टाइम पास। फिर मन में ये भी आता है कि इन 12 के तो नाम सब गुनगुना रहे हैं, इन 12,000 में क्या कसूर किया। इसलिए मैंने उनको और आपको और उनको अपने को मिलाकर एक ही सुंदर शब्द में बुलाया, भाइयों और बहनों।
इसमें कौन नहीं आता आप में से जिसको लगता है कि मैं उसमें नहीं आता? दूर इलाका है, को आना तो आ सकते हमसे पूछ पहला आगमन है सुदूर इलाका चंदौली गंगा के तराई में, क्या रहा? ऐसा है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा था। चंदौली की इस तराई में खेती की खुशहाली, तैयारी ऊपर कर लो, इसलिए चारों तरफ लहलाते खेत उठाइए आप लोग, थोड़ा उठाइए, संतो थोड़ा नीचे कर लो, ठीक हो जाए। और लोग बड़ी धूमधाम से हजारों हजार की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। उससे भी आगे एक और खूबसूरत बात थी कि लोग किसी भी दल के थे, जाति के थे, भाषा के थे, प्रांत के थे, सेक्स के थे, सबके लोग वहाँ कार्यक्रम में थे। और इस बात को उन्होंने आन बान शान से बुलंद किया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हम बैर में नहीं जिएंगे, प्यार में जिएंगे। दूसरा, बस ठीक, उन्हों के अंदर ये भी एक जज्बात था कि हम भारत के भारतीय हैं, इसलिए मिलकर रहेंगे, लड़कर नहीं रहेंगे। इस बात का आह्वान लेते हुए इस कार्यक्रम के अंदर लोग पूरी ताकत से लगे थे और बड़े पेशेंस, धैर्य के साथ कार्यक्रम में समझे थे। डॉक्टर साहब, किन्नर भी समाज के और लोग भी हैं। भारत की एक विशेषता जो थी वो थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इसका एहसास सभा में सबको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कि वह ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जो सारे जहां से अच्छा था, है और आगे भी हो। इसलिए सबने हाथ खड़ा करके उसका संकल्प भी लिया। उसमें किन्नर भी थे, बेटियां भी थी, महिला पुरुष भी थे, बुजुर्ग भी थे। तो साहब, अखंड भारत और भारत में क्या अंतर रह गया अभी इसमें? ऐसा है, 1947 में विभाजन हुआ। जब आप कहते हैं विभाजन हुआ तो इसका मतलब जो विभाजित होकर गया वो खंडित हुआ। एक दूसरी बात है कि समय समय पर कुछ और टुकड़े भी हुए, इसलिए कोई दुनिया में ये नहीं कहता है कि 47 में भारत को आज़ादी मिली। वो कहते हैं भारत खंडित हुआ, खंडित होने पर जो टुकड़े अलग हुए वो हमसे अलग हो गए। ये भारत की खंडित आज़ादी है। वैसे तो सुभाष बोस ने 1943 में अखंड भारत की आज़ादी की घोषणा अंडमान निकोबार में की थी और वो बनी रहे इसकी भी कोशिश थी। इसलिए हजारों हजार वर्ग किलोमीटर भारत के चारों तरफ जाएंगे तो आज के 10, 12, 15 देश ऐसे दिखाई देंगे जो 1857 से पहले भारत के थे और भारत में थे, आज नहीं है। इसलिए ये बात चर्चा में चलती रहती है। वैसे भी पाकिस्तान में एक बात और चलती रहती है कि जो पाकिस्तान का पंजाबी एरिया है उन मुसलमानों के द्वारा महाजिर हिंदी के ऊपर, महाजिर मुसलमान के ऊपर, सिंधी मुसलमान पर, बलूच मुसलमान पर, पख्तून मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान, इन सब पर बहुत जुल्म होता है। ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर भी छठगांव आदि तरफ के मुसलमानों पर भी जुल्म होता है। मुसलमान विभाजन के बाद जो हिस्सा बना पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसमें नाखुश है, उस पर अत्याचार गहन अत्याचार है। और दूसरा, अल्पसंख्यकों पर भी बहुत भयानक अत्याचार है। इसलिए ये सारे इलाके अल्पसंख्यकों पर से अत्याचार मुक्त होने चाहिए और आपस के अत्याचार से भी मुक्त होने चाहिए। मांग मेला में जो हुआ, आपको जानकारी है, किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा है
प्रयागराज के अंदर ही नहीं, माघ मेला सारे देश के अंदर मनाया जाता है। कोई देश के कोई तीर्थ नहीं है जहाँ माघ का मेला ना होता। बड़े धूमधाम से होता है, बड़े भाग्य से होता है। तो यहाँ भी हुआ और किसी ने थोड़ी बहुत शरारत करने की कोशिश की तो उसको कोई फल नहीं मिला, सब अच्छा नहीं मिला। क्योंकि जहाँ देवताओं का वास रहता हो और मानवता का वास रहता हो, वहाँ शैतान और राक्षस ताकतें ज़्यादा देर चलती नहीं। शंकराचार्य के साथ वहाँ पर कह रहे कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि आप सब पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए कौन सा दुर्व्यवहार। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े होना ये उनके स्वभाव में आ गया है। इसलिए मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा, कोई भी हो कहीं भी हो, सबको शांति और सद्भाव से रहने की आदत है। खबर वाराणसी से है, जहां धर्म, अध्यात्म और सनातन परंपराओं की विश्वविख्यात नगरी काशी एक बार फिर भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता का सशक्त उदाहरण बनी है। हाल ही में वाराणसी के पावन गंगा घाट पर एक विदेशी जोड़े ने पूर्ण हिंदू रीति रिवाज और वैदिक परंपराओं के साथ अनुसार विवाह कर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। गंगा मैया को साक्षी मानकर संपन्न हुए इस विवाह समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार, अग्नि के साथ पवित्र फेरे और पारंपरिक हिंदू विवाह संस्कार पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। दूल्हा और दुल्हन दोनों ही भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, जिससे यह विवाह और भी भव्य, भावनात्मक और साथ ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध दिखाई दिया। गंगा घाट पर इस अनोखे विवाह को देखने के लिए स्थानीय नागरिकों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी रही और साथ ही समारोह के दौरान मंत्रोच्चार और शंखनाद से पूरा घाट आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंजायमान भी हो उठा। उपस्थित लोगों ने इस दृश्य को भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता का प्रतीक बताया है। बगल में रखा दिल्ली बजा दे। हाँ बस Your good name, ma'am? My name is Marina. I'm from Russia, from Ulyanovsk. We come to India to get married with my husband Konstantin because we love Varanasi, we love Indian culture. And this is our second wedding. Our first wedding was in Russia 11 years ago, and it's our second time. And we think that wedding in India culture is very important for our family. How to decide to Indian culture marriage in? Decide? आपने how to decide in Indian culture marriage? We decide. So dreaming and I saw dream Parvati, and I want to wedding Indian culture. How to feel in the Indian culture, dressing our culture traditional to marriage? It's very interesting culture, very interesting tradition, very interesting very old culture. Old culture. Maybe this is first culture in the world. And feel the Indian Sanskriti, Sanatan Dharma, Hindu culture. So I don't understand. Don't understand. अच्छा तो how to feel the Indian culture and Hindu feeling Hindu marriage. Culture дружелюбная как? Дружелюбная. Не знаю. How do you working in man? Мы устали, скорее.
थाना रोरावर के तालसपुर के खुर्द गांव के शमशान घाट पर कुछ लोगों ने आपको बता दें शव रख कर अवैध कब्जा व फैल रही बहुत गंदगी। निवासी सलमान उर्फ संतोष तालसपुर खुर्द ने बताया कि शमशान घाट पर कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा कर रखे हैं और साथ ही गाटा संख्या 130 जो कि मरघट की जमीन पर है उस पर अलवी परिवार के उस पर वचन के षड्यंत्र रचते हैं और साथ ही वह भूमाफियाओं लोगों के उस जमीन को बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। अगर इनसे कुछ कहो तो ये उल्टा पुलिस से मिलकर ये लोग मुकदमा दर्ज करा देते हैं, जबकि शमशान घाट कूड़ा करकट गोबर आदि डालकर उसे अवैध रूप से घेर रखा है, जबकि मरघट की जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। अगर कुछ कहा तो कहते हैं कि कोई भी हो कोई शिकायत कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमारी पहुंच ऊपर तक है। मरघट की जमीन से गंदगी व अवैध रूप से कब्जा रुकवाया जाए व उससे गंदगी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए व इन लोगों की जांच भी की जाए। क्या नाम है आपका, क्या घटना है? सुनील। क्या मामला है पूरा? गंदगी होती है मरघटों में। कहाँ के मरघट है, कौन से मरघट हैं? तालसपुर के। किस तरह की गंदगी है? ये झाड़ू फाड़ू लगा के घर पर कचरा फेंकते हैं, गंदगी यहाँ पे कपड़े लगते मना करने के बावजूद भी नहीं मानते। आपने किसी के लिए आते हैं। आपने किसी का नगर निगम में या किसी पुलिस से की? नहीं, इनने की सलमान भाई ने, इनके साथ हैं हम। कहाँ पे अधिकारी के पास गए आप लोग? अधिकारी के पास हमारे सलमान भाई गए थे। थाना रोरावर गए आप? नहीं, इनके साथ गए थे हम। क्या कहा उन्होंने? कहते करेंगे कार्रवाई नहीं। तो आप क्या चाहते हैं यहाँ से? सफाई चाहते हैं इसकी। जो बता रहे हैं कि अवैध कब्जा भी कर रहे हैं लोग, तो ये गलत है? सही है, भी कर रहे हैं। ठीक। नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार। क्या मामला है पूरा? गांव तालसपुर खुर्द, थाना रोरावर। ये शमशान भूमि है, इसमें वही है अवैध कब्जा और बाउंड्री भी लगवाई है, वो बाउंड्री भी तोड़ दी। किस तरह के अवैध कब्जा कर रखा है? कंडे हैं, जैसे कंडे भी टेपते हैं और करब वगैरह भी रखी थी, यहाँ भी उठाई है उन्होंने, और भी कचरा वगैरह ऐसे ही फेंक देते हैं। आपने इन लोगों से शिकायत करी? आप करी है, कहाँ मानता कोई नहीं मानता। किसी अधिकारी से शिकायत करी आपने? अधिकारी से अभी सलमान भाई के साथ गए थे हम वहाँ पे, कप्तान साहब के। क्या आश्वासन मिला आपसे? वो कह रहे थे जी होगी जांच होगी तुम्हारी और हो जाएगा तुम्हारा काम। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? मेरा नाम है सलमान उर्फ संतोष। समस्या यह है, ये मरघट भूमि है, इसका कुछ अवैध कब्जा कर रखा है और इसमें गंदगी कर रखी है काफ़ी, और ये गेट खुले हुए हैं, इधर कचरा फेंकते हैं लोग बाग। इसके लिए मैं कप्तान साहब के पास में गया था और कप्तान साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और निष्पक्ष जांच होगी। कहाँ की शमशान भूमि, कौन से क्षेत्र का मामला है? तालसपुर और थाना रोरावर, जिला अलीगढ़। किस तरह गंदगी कर रखी, कौन लोग हैं, क्या गंदगी है? मुस्लिम समाज के लोग हैं। गंदगी काफ़ी गंदगी कर रखी है और आप अपने माध्यम से देखो कितनी गंदगी है। क्या फेंकते हैं यहाँ पे?
कचरा है, घर का कचरा है, गंदे कपड़े हैं। और आपने इन लोगों से शिकायत करी? भैया इन लोगों से बोला था तो बोल रहे कहीं भी शिकायत कर दो, हमारा कुछ नहीं होगा, हमारी बहुत ऊपर तक पावर है। और भैया थोड़ा मैं उनका नाम नहीं ले सकता खुला, क्योंकि पहले ही मेरे ऊपर गोली चल चुकी है, दोबारा कहीं गोली ना चल जाए, थोड़ा सा मुझे खतरा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की हुमायूं का बेटा अकबर और औरंगजेब वाले बयान पर बोले साक्षी महाराज। शंकराचार्य ने कभी अयोध्या या मंदिर नहीं देखा, शंकराचार्य ने बाबा विश्वनाथ को नहीं देखा, शंकराचार्य ने केदारनाथ के बाबा मंदिर नहीं देखा। शंकराचार्य ने हिंदुस्तान भर में इतने मंदिरों का उद्धार हुआ है और पहला प्रधानमंत्री ऐसा देश बना है जिसने विकास भी और विरासत भी को लेकर काम शुरू किया है, तो वह सब नहीं दिखाई देता। मुझे लगता है कि पूर्वग्रह से ग्रसित होकर ये सब बातें कही जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये सब विपक्ष की शह पर है, और ताकि वह भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर सके। साक्षी व स्वार्थ अनुचित है और चींटी भी दबती है तो काटती है, तो उस धक्का मुक्की में भी फिर पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी पड़ी होगी, और परंतु फिर भी इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। शंकराचार्य की बीजेपी को हमारे पक्ष में आना चाहिए, वह विपक्ष पक्ष में आ रहा है। कांग्रेस और सपा को लेकर उन्होंने साफ कहा कि हमारे साथ आ रहे हैं। इस पर बोले साक्षी महाराज, बोले मैं शंकराचार्य से पूछना चाहता हूं, पहले कुंभ में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो लाठी डंडों से आपको किसने पीटा था? मैं शंकराचार्य से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर की लड़ाई लड़ने के लिए हम जा रहे थे तो राम भक्तों संत महात्माओं की छातियों को गोली से छलनी किसने किया था? मैं शंकराचार्य से पूछना चाहता हूं, बोट क्लब पर साधु माताओं और साथी महात्माओं गौरक्षा के लिए गए थे, जिस गौरक्षा की आप बात करते हैं उन गौरक्षकों के ऊपर गोली चला करके हजारों गौरक्षकों को किसने मारा था? महाराज जी जो है उनके साथ जो मौली अमावस्या वाली पूर्णिमा थी उसमें जो है अभद्रता हुई थी, जिसके बाद जो है प्रशासन ने उनको नोटिस जारी किया, उनके प्रमाण मांगे हैं कि प्रमाण दीजिए आप शंकराचार्य कहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? आप भी एक संत हैं, इस पर क्या? मैं भी धर्माचार्य हूँ, एक अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, और बहुत छोटी उम्र में ही मुझे पद मिला। मेला हो, कुंभ मेला हो, महाकुंभ हो, गंगा स्नान हो, जहां पर भारी भड़कम भीड़ होती है, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि सही सलामत वो मेला गुजर जाए, कुंभ गुजर जाए, कहीं कोई घटना न घटे। क्योंकि कोई घटना घटती है तो आप ये लेकर के सीधे फिर प्रशासन पर, सरकार पर हावी हो जाते हैं। तो पूज्य शंकराचार्य जहां तक गए, उनकी पालकी को जहां पुलिस ने रोका, वहां अभद्रता नहीं करनी चाहिए प्रशासन के साथ, वहीं रोकना चाहिए, वहां से आगे पैदल पैदल जाना चाहिए। हम लोग भी रथ पर बैठ के जाते हैं, जहां प्रशासन रोक देता है भी जाते हैं। तो ये इतना विवाद नहीं बढ़ता, और मैं शंकराचार्य जी का सम्मान करता हूं, पर कई बार उनके विचारों को सुन के लगता है कि वो संत से ज्यादा राजनेता हैं, वो मुझसे भी ज्यादा बोलते हैं और सरकार पर हमलावर रहते हैं। तो अगर ऐसा ही कुछ है तो खुल के राजनीति करनी चाहिए। महाराज के अखिलेश यादव भी उनके पक्ष में आए, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी सरकार है वो जो प्रशासनिक अधिकारियों, मैं दोनों हाथ जोड़ के अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा, इन्हीं शंकराचार्य को तो आपने लाठियों से पिटवाया था, किस लिए पिटवाया था? क्या अखिलेश यादव के पास इस बात का उत्तर है? इन्हीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को आपने लाठियों से वहीं प्रयाग में पिटवाया था। और जहां तक संतों का सम्मान करने की प्रश्न है, तो कम से कम इस पर अखिलेश न बोले। क्यों? कि सैकड़ों संतों की छातियों को गोली से छलनी करने का काम किसने किया था? मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये किसी छुपा नहीं है, तो कोई और बोले तो बोले, इन्हें बोलने का अधिकार नहीं। महाराज जी नोएडा में जो है एक इंजीनियर की जो है प्रशासनिक लापरवाही से मौत हो गई है, लापरवाह अफसरों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई की है? एक सरकार वैधानिक व्यवस्था है, जांच हो रही है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। महाराज जी जो है ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा है अगर मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिले
तो प्रधानी भी नहीं जीत पाएंगे, इस पर आपका क्या मानना? मैं ब्रजेश पाठक जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या में यादवों ने भी सपा से मोह भंग करके भाजपा की तरफ मुख कर लिया है। जब से हमने मध्य प्रदेश की गद्दी मोहन यादव जी को दी है, तब से यादव भी उहापोह की स्थिति में पड़ के बंटवारे की स्थिति में पहुंच गया है। परंतु मुसलमान कम संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसा नहीं कि नहीं है, मुझे भी देता है वोट, यहाँ पर मोदी जी को देता है। लेकिन अगर मुसलमान मन बना ले कि हम सपा का साथ नहीं देंगे, तो बात ठीक है ब्रजेश पाठक जी की, प्रधानी जीतना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्हें तो मुसलमानों की आरती उतारनी चाहिए, क्योंकि उनके बल पर ही टिका हुआ है। इसलिए उन्हें पीडीए बनाया है। महाराज जी, एक मामला और सामने आया है, 2027 चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार मुस्लिम वोट एक रहे, इसको लेकर के एमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजहरुद्दीन अवैसी, उनसे गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहें? ये व्यक्तिगत मामला है, उसके संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु मैंने सोशल मीडिया पर ही सुना था कि माननीय अखिलेश यादव जी की ये घोषणा है आत्मविश्वास के साथ कि अब की पीडीए 300 सीट जीतेगा। 400 जीते। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है, आपके संज्ञान में मामला है, कल माघ स्नान है, जो उन्नाव में है, जो गंगा फैक्ट्रियों का गंदा पानी है दूषित जहरीला, वो सीधा गंगा में जा रहा है और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर भी सामने आ गया है। फाउंडेशन विभाग की घोर लापरवाही देखी जा रही है, इस पर किस तरीके? जिस दिन आपने मुझसे कहा था, इससे पहले जब हमारी आपकी वार्ता हुई थी, मैंने उसी दिन यहाँ के जिलाधिकारी से बात की थी, बल्कि उन्होंने पूछा कौन कौन, तुम एक आध पत्रकार से बात करूंगा, ये भी उन्होंने कहा था। 2 मामलों को लेकर, एक खनन को लेकर, एक पॉल्यूशन को लेकर कुछ बात की होगी, लेकिन कार्रवाई हुई है और कहीं रह गया हो तो बताना स्वीकार करेंगे। खबर नैनीताल से है, जहां मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के चलते जनपद में जन जन के द्वार कार्यक्रम किए जा रहे। आयोजित शिविर में बनाए जा रहे प्रमाण पत्र सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास समेत पूरे उत्तराखंड के समस्त जिलों में इन दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के चलते जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और तमाम शिविरों को लगाकर आम जनमानस की समस्याओं को सुना जा रहा, साथ ही तत्काल प्रभाव से समस्या को निपटाया जा रहा। और इस दौरान सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर विधायक, मंत्री और जिले के तमाम अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने शिविर में लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर निस्तारण किया है। बहुउद्देशीय शिविर में 221 लोगों ने समस्याएं दर्ज की और मौके पर अधिकांश शिकायतों का समाधान किया है। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 142 लोगों की जाँच एवं औषधि वितरित उनको की गई है। और आपको बता दें, जिससे कि आम लोगों को जिला मुख्यालय तक का ना भटकना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविर में उनके विभाग से संबंधित जो भी समस्याएं लोगों द्वारा दर्ज की गई हैं, उन समस्याओं को समय पर निस्तारित करते हुए नई कार्रवाई के तहत अवगत कराया है। और साथ ही शिविर में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आम जनमानस के लिए संचालित है, उन योजनाओं का लाभ अंतरिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचाना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। और साथ ही आपको बता दें, शिविर में दर्जा मंत्री शांति मेहरा, नवीन वर्मा, ब्लॉक प्रमुख भीमताल हरीश बिष्ट, उपाध्याय जिला पंचायत देवकी बिष्ट, जेल और साथ ही ज्येष्ठ उप प्रमुख उमेश पालियाल, डॉक्टर ग्राम प्रधान बबीता मनराल आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे।
खबर हरिद्वार से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर काले झंडे लहराए और विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऋषिकुल तिराहे पर रोक लिया और ऋषिकुल पर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। आज हरिद्वार में हंगामा देखने को मिला। अमित शाह के काफिले को काले झंडे दिखाने उतरी कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी को पुलिस ने ऋषिकुल पर ही रोक लिया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी मर्डर केस और प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ हुई बदसलूकी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। साथ ही साथ अमित शाह गो बैक के नारे भी लगाए गए। ऋषिकुल पर ही भारी पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को काफिले तक पहुंचने नहीं दिया है। विरोध के दौरान दर्जनों पर कार्रवाई हुई है। लगभग 3 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। अंकिता भाजपा सरकार मौन है। अंकिता भंडारी केस को लेकर भाजपा के प्रभारी पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी तथाकथित पत्नी सुरमिला सालाकोर की ऑडियो वायरल हो गई, फिर भी धामी सरकार मौन है। एक 18 साल की बच्ची को वीआईपी सर्विस देने के नाम पर उसे उसकी हत्या कर दी जाती है। एक किसान जिसने पुलिस इतना प्रताड़ित कर दिया कि आत्महत्या करनी पड़ जाती है उसको। ये भाजपा सरकार है। और हिंदू की बात करती है और संतो एक तो वीआईपी को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है भाजपा सरकार। अमित शाह जी आए हुए हैं और दूसरा शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ है उसके लिए ये विरोध प्रदर्शन आज कांग्रेस के हमारे युवा साथियों ने किया, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे बड़े भाई महेश प्रताप राणा जी आ गए हैं। बाकी इस प्रकरण की पूरी आप सबको विदित है, पूरे प्रदेश को नहीं देश को विदित है। आज उत्तराखंड में जिस तरह बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, अंकिता भंडारी को लेकर पूरे प्रदेश में जिस तरह जनता सड़कों पर है, प्रदेश में नहीं पूरे देश में आज जो स्थिति है, चाहे अंकिता भंडारी वाला मामला हो, चाहे इनकी मंडल अध्यक्ष थी जो उसकी 13 साल की बेटी का मामला हो, चाहे सांतर शाह में एक लड़की जो हमारी बच्ची थी, बेटी थी, उसके साथ अन्याय जो हुआ है, जो बलात्कार करने के बाद हत्या की गई है, इस तरह के अनेक मामले उत्तराखंड में हैं और उनको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं सड़कों पर है और उनको न्याय दिलाकर ही कांग्रेस रहेगी। और इसके साथ साथ अभी आपने देखा होगा जो हमारे संत वाराणसी में नहाने, काशी में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गए तो उन्हें किस तरह से रोका गया है। ये किसकी सरकार है? कहते हैं अपने आप को सनातनी, ये कहाँ के सनातनी है? सनातनी के साथ आप अत्याचार, मारपीट और उन्हें रोकने का काम कर रहे हैं। आज इन सब चीजों को लेकर हम लोग जो अमित शाह जी हरिद्वार में आए हैं उनका विरोध करने, उनको काले झंडे दिखाकर उन्हें कहा है हमने कि आप यहाँ से जाएं और यहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है। इस उत्तराखंड को पहले न्याय दिलाएं, उत्तराखंड में को न्याय दिलाकर ही आप यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। हम उनको यहाँ नहीं देखना चाहते, उनकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। हमारे अशोक शर्मा जी जो मेरे पति हैं, कल भी उन्होंने जो कार्यक्रम किया है वो उन्हीं के समर्थन में किया है और पूरे आम जन, खाली कांग्रेस ही नहीं, उत्तराखंड का हर निवासी उनके साथ है। और उत्तराखंड ही नहीं, आज पूरे देश में जिस तरह सनातनी की बात ये लोग करते हैं, जो असली सनातनी है वो उनके साथ खड़े हुए हैं पूरी तरह से। अखाड़ा परिषद सरकार के दबाव में हो सकता है, कुछ प्रेशर हो उन पे, कुछ संत उनके साथ सरकार के साथ हो, लेकिन अखाड़ा परिषद के लोग भी जो आम संत हैं वो अंदर से बहुत आक्रोशित है और अब उस आक्रोश को एक दिन बाहर भी आएगा वो आक्रोश, और उस आक्रोश पिरानकलीर क्षेत्र के जवाई खेड़ा के समीप आबादी वाले इलाके में जंगली हाथी के घुसने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में जंगली हाथियों का आबादी की वजह से इस ओर आना आम बात होती है और साथ ही स्थानीय लोगों का किसानों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को आबादी वाले क्षेत्र से खदेड़ा और वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी।
खबर हरिद्वार से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने उत्तराखंड के दौरे के दौरान हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में 250 बेड वाले अत्याधुनिक इमरजेंसी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल आपातकालीन और गंभीर रोगियों को त्वरित व उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और प्रशासन ने पूरी तरह अलर्ट नजर आया। खबर लखीसराय से है, जहां सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर लखीसराय जिले के एटौन गांव में एक बार फिर ऐतिहासिक मेले का आयोजन होने जा रहा है। वर्ष 1940 से लगातार लगने वाला यह मेला इस बार 24 और 25 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें हर दिन हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सरस्वती पूजा के मौके पर एटौन गांव में लगने वाली यह मेला न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इलाके की संस्कृति पहचान भी है। करीब 85 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे इस मेले में मीणा बाजार के साथ साथ पूजा सामग्री, खिलौने, खान पान और मनोरंजन से जुड़े कई दुकानें सजाई जाती हैं। मेले में एटौन समेत आसपास के करीब 10 गांव के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मेला समिति अध्यक्ष राजेश कुमार रजनीश के अनुसार इस दिन संध्या बेला में 10,000 से अधिक श्रद्धालु माता सरस्वती का आशीर्वाद लेने के लिए, मेले का आनंद उठाने के लिए यहां पहुंचते हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही सभी तैयारियां पूर्ण हैं। भैया एक बात बताएंगे, सरस्वती पूजा का आयोजन के आलोक में मेला लगना है और वो भी 24 तारीख से, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? पहला नंबर तो आप लोग को, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों को, जो कि इस लायक समझे इस मेले में आए हैं आप। और 1940 से ये मेला लग रहा है, जो कि हरगोविंद मिश्र रंजन जी के द्वारा स्थापित किया गया था। उसी समय से मेला लग रहा है। और ये मेला पहले तो पंडाल उंडाल टेंट उंट लगा के किया जाता था। उसके बाद हमारे पूर्व मुखिया सदाशिव पासवान जी जो थे, तो छोटा सा मंदिर का निर्माण किए थे। उसके बाद उन्हीं के आधार पर चलते हुए हम लोगों ने, मेरे गांव के एरिया के बुद्धिजीवी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सभों के द्वारा सहयोग किया गया, जो कि आज इस मंदिर को देख रहे हैं और उसी को हम लोग निभा रहे हैं। एक बात बताएंगे, यह मेला कितने दिनों का यहाँ पर होता है? ये मेला बसंत पंचमी के दिन में रात में पूजा किया जाता है और शाम में मेले के विधिवत जनप्रतिनिधियों के द्वारा या समाज सेवी के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पूजा वैद्य मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। और 24 को पहला मेला होता है और 25 तारीख को अंतिम मेला होता है और 26 तारीख को विसर्जन किया जाएगा। इस बार तो 26 तारीख को 26 जनवरी है, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हुए अपने ढंग से, मैंने बच्चे, कार्यकर्ता, ग्रामीण सबको सहयोग ले करके शांतिपूर्ण से चाहते हैं कि हो जाए और प्रशासनिक मदद भी हम लोगों को चाहिए। यही हम लोग आह्वान करते हैं। क्या नाम लिखते हैं अपना? जी, मेरा नाम राजेश कुमार रजनीश है, इस मेले कमेटी के अध्यक्ष हैं। भैया आप अपना नाम बताते हुए बताएंगे कि मेले का आयोजन के उपरांत कई सारे लोग यहाँ पर आएंगे, भीड़ काफ़ी होगी, इसको लेकर के प्रशासनिक व्यवस्था क्या है और आप लोग की तरफ से क्या व्यवस्था होनी है? मैं राजीव रंजन, सरस्वती पूजा कमेटी एटौन की तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ये बताना चाहूँगा कि यहाँ प्रशासन की तरफ से
काफ़ी अच्छा व्यवस्था रहती है। साथ में हमारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके द्वारा भी काफ़ी मुस्तैदी दिखाया जाता है, जिसके कारण मेला यहाँ 1940 से मेला लग रहा है। आज तक किसी प्रकार का कोई भी हादसा दुर्घटना ग्रामीण के द्वारा और समाज के द्वारा, साथ में यहाँ जो 36 गांव चानन है, चानन के सभी लोगों का सहयोग के द्वारा कहीं भी कोई तरह का हादसा नहीं होता। प्रशासन का भरपूर सहयोग रहता है। एक अनुमानित 24 और 25 तारीख को कितने लोगों की भीड़ यहाँ पर होगी? लगभग 50 लाख से ऊपर की भीड़ आती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। मेले का आयोजन है तो उद्घाटनकर्ता कौन होंगे इनके? उद्घाटनकर्ता में लोकल जनप्रतिनिधि, साथ में प्रशासन के भी लोग रहते हैं। तो क्या इस मेले में सहयोग करने को लेकर के पंचायत के लोग, चाहे वो मुखिया हो या फिर पंचायत समिति हो या फिर कोई अधिकारी हो, आप लोगों का सहयोग करते हैं क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे प्रमुख साहब का काफ़ी अच्छा योगदान रहता है। साथ में जितने भी जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और यही इन्हीं लोगों के वजह से आज जो है सो ये मंदिर 81 फीट ऊंचा होने जा रहा है। और आप देख भी रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है यहाँ। महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था होती होगी? महिलाओं के लिए यहाँ काफ़ी अच्छा व्यवस्था रहती है। उधर मर्दों का प्रवेश वर्जित रहता है, उनके लिए मीना बाजार से लेके सारा चीज़ में चप्पे चप्पे पे ये सारी व्यवस्था रहती है। CCTV कैमरा से निगरानी किया जाता है और उनके लिए जितनी भी प्रकार की सुविधा होनी चाहिए सब यहाँ उपलब्ध है। जिले में सिर्फ इसी स्थान पर या सरस्वती पूजा को लेकर के मेला का आयोजन होता है या फिर जिले में और कहीं भी है? नहीं, जिले में और कहीं होता होगा, लेकिन बिहार का ये सबसे गौरवपूर्ण सरस्वती पूजा का मेला है। यहाँ एक दंगल का भी आयोजन वर्षों से किया जा रहा है, जो कि मसूदन यादव जी के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी अच्छा इनाम भी दिया जाता है। और इसमें बहुत दूर दूर से ये पहलवान लोग आते हैं, जैसे झारखंड से, बिहार से, यूपी से, सारी जगहों से लोग आते हैं। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।